कैसे एक फिल्म देखकर कर डाली करोड़ों की चोरी। फिल्म देखकर कैसे लूटा गया केरल में एक बैंक। 31 दिसंबर 2007 की सुबह मालापुरम डिस्ट्रिक्ट के केरला ग्रामीण बैंक के एम्प्लॉइज काम पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चोरों ने बैंक की तिजोरी खाली कर दी है। ये बैंक एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर था और बैंक एम्प्लॉइज ने देखा कि चोरों ने नीचे की तरफ से एक होल करके बैंक में एंटर किया था। इन चोरों के पास कटिंग डिवाइसेस भी थे जिनकी मदद से वो मेटल लॉकर्स को काटने में कामयाब रहे। करीब 8 से 9 करोड़ रुपयों की चोरी हुई, जिसमें 80 किलो सोना और 50 लाख रुपए कैश थे। चोरों ने केवल 2 ही क्लूज वहां छोड़े, जिसमें एक चप्पल थी और दूसरा क्लू था बैंक की दीवार पर लिखा हुआ वाक्य जय माओ, और ये पूरी चोरी बेस्ड थी एक मूवी पर। तो आइए जानते हैं वीडियो में कि आखिर कैसे एक मूवी से इंस्पायर्ड होकर एक चोरी को अंजाम दिया गया और चोरी के बाद छोड़ी गई उस चप्पल और जय माओ से चोर क्या बताना चाहते थे। जिस बैंक रॉबरी की हम बात कर रहे हैं, इसे भारत की सबसे बड़ी रॉबरीज में से एक माना जाता है और लोग इसे चेलम्ब्रा बैंक रॉबरी के नाम से भी जानते हैं। चोरी के बाद अब पुलिस यहाँ आ पहुंची थी। दीवार पर लिखे माओ से पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि मुमकिन है कि नक्सलियों ने ही ये चोरी की हो। इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी मल्लापुरम के एसपी पी विजयन को दी गई, जो इससे पहले भी कई हाई प्रोफाइल केसेस को सॉल्व कर चुके थे। उनके साथ साथ डीएसपी के इब्राहिम और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ केरला पुलिस के.एस. जंगपांगी भी इस केस में इन्वॉल्व थे और एडीजी ही इस केस की सुपरविजन भी कर रहे थे। इसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो मालूम चला कि बैंक के नीचे एक रेस्टोरेंट था और इस जगह को 50,000 रुपए में कुछ लोगों ने ये कहकर लीज किया था कि वो यहाँ पर अपना एक रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। इसके बाद बिल्डिंग के ऑनर से पुलिस ने एक रफ स्केच लिया। साथ ही इस शुरुआती जांच में ये भी सामने आया कि 29 दिसंबर की रात को 4 लोग जिन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था वो रेस्टोरेंट में आए थे और उनके पास काफी हैवी मशीनरी जैसे कि कटर्स और वेल्डिंग मशीन्स मौजूद थी। किसी को उस समय शक भी नहीं हुआ क्योंकि कहा यह गया था कि इस रेस्टोरेंट को रीलॉन्च करने के लिए रेनोवेट किया जा रहा है और सभी को लगा कि ये वही वर्कर्स है। अब जहां तक बात रही दीवार पर जय माओ लिखने की, तो पुलिस को शुरुआत से ही शक हो गया था कि कोई क्रिमिनल क्यों जानबूझकर ऐसा क्लू इनके लिए छोड़ेगा। इसीलिए ये एक तरह से पुलिस का ध्यान भटकाने की कोशिश थी ताकि चोरों को इतना समय मिल सके कि वो सेफली इस लूटे हुए माल को ठिकाने लगाकर कहीं दूर चले जाएं। इस घटना के 2 हफ्ते बाद यानी 13 जनवरी 2008 के दिन पुलिस को अचानक एक टिप मिली। ये टिप हैदराबाद के एक होटल से आई थी और कहा गया था कि यहाँ 1 किलो सोना मिला है। पुलिस तुरंत ही वहाँ पहुँच गई। वहाँ जाकर पुलिस को पता चला कि यहाँ 4 लोग ठहरे थे और जब वो बिना चेकआउट किए और बिना अपने कमरे की चाबी वापस किए वहाँ से चले गए, तब स्टाफ को ये सोना वहाँ पर मिला। इसके बाद जब सोने की जांच की गई तो मालूम चला कि ये वही लूट वाला सोना है। इसके बाद पुलिस ने अपना फोकस हैदराबाद के ही अलग अलग इलाकों पर शिफ्ट कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें कई टिप्स मिल रही थी। अब जितनी टिप्स उन्हें मिल रही थी वो सभी तो सही नहीं थी, लेकिन परेशानी ये थी कि अगर उन्हें चोरों को पकड़ना था तो इन सभी टिप्स को एड्रेस करना भी जरूरी था। फिर चाहे वो केरल हो, कर्नाटका हो या आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, देश के अलग अलग कोनों से रोज पुलिस के पास इस तरह की टिप्स आ रही थी और हर जगह की इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत ही समय भी जाया हो रहा था। इस सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पुलिस ने फिर से अपना फोकस क्राइम सीन की तरफ किया और अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को वहां बुलाकर जांच करवाई गई। साइंटिफिक असिस्टेंट्स, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स, एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स और यहाँ तक कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स की भी मदद ली गई। इसके बाद एक बड़ा सबूत तब हाथ लगा जब पुलिस ने सेल टावर डेटा को खंगालना शुरू किया। पुलिस ने मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइडर्स को अप्रोच किया और उनसे उन नंबर्स की लिस्ट मांगी जो कि उस रात उस एरिया में एक्टिव थे। पुलिस के पास 20 लाख अलग अलग फोन नंबर्स की लिस्ट आई और तब आईटी प्रोफेशनल्स की मदद से इस डेटा को एनालाइज किया गया। इसके बाद उन्हें एक ऐसा नंबर मिला जिस पर उन्हें शक हुआ। इस नंबर से 1500 से भी ज्यादा कॉल्स की गई थी जिन्हें एनालाइज करना शुरू किया गया और आखिर में कंक्लूजन यही निकला कि यही वो नंबर्स हैं जो उन चोरों के हैं। इसके बाद इस नंबर को ट्रेस करना शुरू किया गया और उन्हें कोझिकोड में एक घर का पता मिला। पुलिस ने घर को रेड किया और फाइनली चोरों को अरेस्ट कर लिया। इन चोरों में पहला था जोसेफ, जिसे जेसन या बाबू भी बुलाते थे, जो कि इस ग्रुप का लीडर भी था और इसके अलावा इस ग्रुप के जो बाकी 3 मेंबर्स थे उनमें राजेश और राधा कृष्ण नाम के 2 मर्द शामिल थे और कांकेश्वरी नाम की एक औरत भी शामिल थी जो कि राधा कृष्णन की पत्नी थी।
अरेस्ट के साथ ही पुलिस ने 80% सोना और कैश भी तुरंत रिकवर कर लिया। अरेस्ट के बाद चोरों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने कैसे इस चोरी को अंजाम दिया। उनके मुताबिक वो लोग 2 महीने से बैंक पर नजर रख रहे थे और तब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि बैंक के नीचे जो रेस्टोरेंट था वो खाली है। तब उन्होंने इसे लीज पर लेने का फैसला किया और उसके बाद वो 29 की रात को उसमें अपने टूल्स के साथ अंदर गए। अब क्योंकि 30 दिसंबर का दिन संडे का दिन था, इसीलिए वो जानते थे कि बैंक के बंद होने से अगले दिन भी किसी को पता नहीं चल पाएगा कि वहां पर क्या हुआ होगा। वो लोग छत पर एक होल करके बैंक के वॉल्ट वाले रूम में घुसे और वहीं उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स की मदद से मेटल लॉकर्स को खोला। इसके बाद उनमें से एक ने जय माओ भी दीवार पर लिख दिया ताकि पुलिस को लगे कि इसके पीछे नक्सलियों का हाथ है, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन एक दूसरी ही डायरेक्शन में मूव कर जाए। लेकिन सिर्फ यहीं पर ही ये लोग नहीं रुके। आपको हमने अभी बताया कि किस तरह हैदराबाद के होटल से पुलिस को टिप मिली थी और वहाँ सोना भी बरामद हुआ था। ये सोना वो गलती से वहाँ नहीं छोड़ गए थे, बल्कि ये भी उनके प्लान का एक हिस्सा था ताकि पुलिस उन्हें हैदराबाद में खोजना शुरू कर दे। इसके बाद जो बाकी स्टेट से जो पुलिस को टिप मिल रही थी, उनमें से भी ज्यादातर के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ था, जिस वजह से पुलिस को उन्हें ढूंढने में इतना समय लगा। लेकिन आखिरकार पुलिस ने उन्हें 27 फरवरी 2008 के दिन गिरफ्तार कर ही लिया। इन चोरों ने आखिर में ये भी बताया कि ये प्लान उनका ओरिजिनल नहीं था, बल्कि उन्होंने ये 2004 की सुपरहिट फिल्म धूम में देखा था, जिसमें जॉन इब्राहिम का किरदार कुछ इसी तरह से कसीनो से पैसे चुरा लेता है। फिल्म और इनकी चोरी में बस यही फर्क था कि जहां जॉन इब्राहिम का किरदार होटल के फ्लोर से तिजोरी तक पहुंचता है, वहीं ये एक रेस्टोरेंट की छत से वहां पहुंचते थे। और ये तो कोई कहने की बात नहीं कि ये लोग बाइकर्स नहीं थे, बल्कि ये एक सिल्वर मारुति में वहां से फरार हुए थे। लेकिन फिल्म की तरह ही अंत में ये केस भी सॉल्व हो गया और ये लोग पकड़े भी गए। लेकिन इनके बारे में जो भी कहा जाए, इस क्राइम के साथ इन लोगों ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में तो जरूर दर्ज करवा लिया है। इस पूरी कहानी के बाद में अनिर्बैन भट्टाचार्य नाम के मशहूर लेखक ने एक किताब की शक्ल में भी लिखा था, जिसका नाम इंडियाज मनी हाइस्ट द चैलेम्ब्रा बैंक रॉबरी है। और अनिर्बैन के साथ साथ इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले पी विजयन भी इस किताब के को ऑथर हैं। पेंगुइन से आई इस किताब को मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल ने लॉन्च किया और अब आने वाले समय में इस किताब पर अब एक फिल्म भी बनने वाली है। अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो किताब के राइट्स को स्क्रीन एडेप्टेशन के लिए खरीद लिया गया है और किताब को लॉन्च करने वाले मोहनलाल ही इस फिल्म में पी विजयन का रोल भी करने वाले हैं, जबकि जेसन के रोल के लिए फहाद फैजल को चुना गया है। ये भी एक अजीब संयोग है कि जो रॉबरी एक फिल्म को देखकर की गई थी, उसी पर आज एक फिल्म बनने वाली है। पर यह अकेला ऐसा क्राइम नहीं है जो कि किसी मूवी या वेब सीरीज से इंस्पायर्ड होकर किया गया हो, बल्कि कई सारे क्राइम्स के बारे में हाल ही के कुछ वक्त में ये पता चला है कि वो इसी तरह की किसी चीज से इंस्पायर्ड थे। तो अगर आप उन क्राइम्स की कहानियां जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आज के वीडियो में आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।